सबसे पहले हम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के नेचर को डिकोड करेंगे ड्यूरिंग द मर्केंटाइलिज्म फेज। यहाँ पर एक फंडामेंटल शिफ्ट समझना जरूरी है। 1757 यानी बैटल ऑफ प्लासी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईआईसी सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी थी। उस वक्त अगर उन्हें इंडिया से कॉटन या स्पाइसेस खरीदना होता था तो उन्हें ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर यानी बुलियन लाना पड़ता था। इसका मतलब ट्रेड सस्टेनेबल था, गुड्स के बदले पैसा आ रहा था। लेकिन 1757 के बाद जब उन्हें बंगाल की पॉलिटिकल पावर और दीवानी राइट्स मिले तो ये फ्लो पूरी तरह रिवर्स हो गया। अब कंपनी ने सोचा, हम ब्रिटेन से गोल्ड क्यों लाएं? यहाँ एक डिसेप्टिव टर्म इंट्रोड्यूस होता है, इन्वेस्टमेंट्स। एकेडमिक टर्म्स में इसका मतलब होता है कैपिटल क्रिएशन, लेकिन कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब अलग था। कंपनी बंगाल के किसानों से रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्ट करती थी और उसी इंडियन पैसे को यूज करके इंडियन गुड्स खरीदती थी एक्सपोर्ट के लिए। समझ आया? बेसिकली हमारा ही पैसा, हमारा ही सामान और प्रॉफिट ब्रिटेन का। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायरेक्ट प्लंडर। देयर वाज जीरो कैपिटल इन्फ्लक्स फ्रॉम इंग्लैंड। ये वैसा ही है जैसे कोई आपकी जेब से पैसे निकालकर आपसे ही आपकी वॉच खरीद ले। अब जरा डेटा मैप ओवरले को देखिए। ये जो मैग्नेट लंदन के ऊपर दिखाया गया है, ये सिग्निफाई करता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। सिर्फ 1757 से 1766 के बीच एस्टिमेटेड 6 मिलियन पाउंड्स का ड्रेन हुआ, जो उस जमाने में एक मैसिव अमाउंट थी। इस प्लंडर को फैसिलिटेट करने के लिए कंपनी ने गुमास्तास को अपॉइंट किया। ये गुमास्तास कंपनी के पेड सर्वेंट्स थे जो वीवर्स पर पॉलिटिकल पावर यूज करते थे। ये मार्केट फोर्सेस पर नहीं चलते थे। ये वीवर्स को फोर्स करते थे कि वो मार्केट रेट से नीचे यानी चीप अपना सामान बेचें। इससे वीवर्स की बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई। राइवल कंपेटिटर्स जैसे फ्रेंच और डच को एलिमिनेट कर दिया गया ताकि ईआईसी की मोनोपोली एस्टैब्लिश हो सके। आउटकम क्या हुआ? प्रोडक्शन चैनल्स पर एब्सोल्यूट कंट्रोल और बंगाल की इकोनॉमी का कोलैप्स, जो फाइनली 1770 के बंगाल फैमिन में रिफ्लेक्ट हुआ। ये सिर्फ दुर्भाग्य नहीं था, ये रिजिड रेवेन्यू डिमांड का नतीजा था। अब हम समझते हैं कि ब्रिटिश स्टेट ने रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन के लिए ग्राउंड लेवल पर क्या मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश किए। कॉलोनियल स्टेट का प्राइमरी मकसद था मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करना, और इसके लिए उन्होंने इंडिया को 3 अलग-अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स में डिवाइड किया। हर सिस्टम का स्ट्रक्चर अलग था, लेकिन इम्पैक्ट सेम था, पेजेंट का एक्सप्लॉयटेशन। सबसे पहले बंगाल, बिहार और ओडिशा में परमानेंट सेटलमेंट 1793 लागू किया गया कॉर्नवालिस द्वारा। यहाँ लॉजिक ये था कि स्टेट को रेवेन्यू कलेक्ट करने की हेडेक नहीं चाहिए, तो उन्होंने जमींदार्स को ओनर बना दिया। जमींदार को एक फिक्स्ड अमाउंट स्टेट को देनी पड़ती थी, 10/11 पार्ट, और वो बाकी रख सकता था। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसने एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म क्रिएट किया। जमींदार खुद खेती नहीं करता था, वो शहर में रहता था और टेनेंट्स से रेंट वसूलता था। क्योंकि रेवेन्यू डिमांड हाई थी, जमींदार्स ने अपने नीचे और इंटरमीडियरीज रख लिए, जिसे सब इन्फ्यूडेशन कहते हैं। इस हायरार्की का बोझ फाइनली किस पर आया? उस किसान पर जो सबसे नीचे था। दूसरा सिस्टम था रैयतवारी, जो मद्रास और बॉम्बे में इंट्रोड्यूस हुआ, मुनरो और रीड। यहाँ ब्रिटिश ने कहा कि जमींदार जैसा कोई मिडलमैन नहीं चाहिए, हम सीधा रैयत यानी कल्टीवेटर से डील करेंगे। साउंड्स बेटर, राइट? लेकिन रियलिटी में स्टेट खुद एक जायंट जमींदार बन गया। रेवेन्यू रेट्स हर 20-30 साल में रिवाइज होते थे और डिमांड इतनी हाई थी कि किसान को टैक्स पे करने के लिए मनी लेंडर के पास जाना पड़ता था। यहाँ से शुरू होता है साइकिल ऑफ डेट। तीसरा सिस्टम था महालवारी इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब। यहाँ टैक्स का यूनिट इंडिविजुअल किसान नहीं, बल्कि पूरा महाल यानी विलेज था। विलेज हेडमैन लंबरदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कलेक्टिव टैक्स कलेक्ट करके देना। अगर एक किसान फेल होता तो बाकी गांव वालों को भरना पड़ता था। नीचे प्रेशर कैस्केड चार्ट को देखो। चाहे सिस्टम कोई भी हो, जमींदारी, रैयतवारी या महालवारी, अल्टीमेट प्रेशर इंडियन पेजेंट्री पर ही आ रहा है। हाई रेवेन्यू डिमांड और डेट के कारण किसान अपनी जमीन खो बैठा। इविक्शन, इस प्रोसेस को हम डीपेजेंटाइजेशन कहते हैं, जहां किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गया। लैंड अब एक मार्केट कमोडिटी बन गई थी, जो ट्रांसफरेबल थी, जो पहले इंडियन सोसाइटी में कभी नहीं था। अब हम मूव करते हैं एग्रीकल्चर के कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन पर।
ट्रेडिशनली इंडियन एग्रीकल्चर फूड क्रॉप्स यानी ग्रेन्स पर फोकस करता था ताकि विलेज सेल्फ सफिशिएंट रहे। लेकिन ब्रिटिश रूल के अंडर हम देखते हैं फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन। ध्यान देना, मैंने फोर्स्ड कहा क्योंकि ये चॉइस से नहीं हुआ था। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, खासकर लैंकाशायर की टेक्सटाइल मिल्स को रॉ मटेरियल चाहिए था, कॉटन, इंडिगो, जूट। लेकिन किसान कैश क्रॉप्स यानी इंडिगो या ओपियम क्यों उगाएगा अगर उसमें फूड सिक्योरिटी नहीं है? यहाँ रोल आता है मनी इकोनॉमी और हाई रेवेन्यू डिमांड का। किसान को टैक्स कैश में देना था और कैश क्रॉप्स मार्केट में बिकते थे। इसके अलावा प्लांटर्स ददनी सिस्टम यूज करते थे। ददनी मींस एडवांस पेमेंट। किसान को खेती शुरू करने से पहले कैश एडवांस दिया जाता था, लेकिन एक शर्त पर कि वो अपनी बेस्ट जमीन पर सिर्फ इंडिगो या ओपीएम उगाएगा। एक बार एडवांस ले लिया तो किसान डेट ट्रैप में फंस जाता था। वो मार्केट प्राइस पर बार्गेन नहीं कर सकता था क्योंकि प्राइस पहले से फिक्स यानी लो प्राइस फिक्सेशन होती थी। अब जरा ट्रायंगुलर ट्रेड जियोस्पेशियल मॉडल को विजुअलाइज करो। ये मैकेनिज्म बहुत कनिंग था। ब्रिटेन को चाइना से टी और सिल्क चाहिए था, लेकिन चाइना को ब्रिटिश गुड्स नहीं चाहिए थे, तो पेमेंट कैसे करें? ब्रिटेन ने इंडिया में ओपीएम यानी अफीम ग्रो करवाया। ये ओपीएम इंडिया से स्मगल करके चाइना भेजा गया। चाइना ने ओपीएम के बदले सिल्वर या टी दिया जो ब्रिटेन गया, और ब्रिटेन ने इंडिया में अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स डंप किए। कनेक्ट द डॉट्स। इंडिया का रोल सिर्फ एक रिसोर्स सप्लायर का रह गया टू फाइनेंस ब्रिटिश ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। इसका इम्पैक्ट ऑन पेजेंट्री डेविस्टेटिंग था। जब आप फूड ग्रेन्स की जगह इंडिगो उगाओगे और ड्रॉट यानी सूखा पड़ेगा, तो आपके पास खाने के लिए कोई रिजर्व नहीं होगा। ग्राफ देखो, फूड प्रोडक्शन पर कैपिटा नीचे जा रहा है, जबकि एक्सपोर्ट ऑफ कैश क्रॉप्स ऊपर जा रहा है। ये डाइवर्जेंट ट्रेंड क्लियर करता है फैमिन नेक्सस को। फैमिन सिर्फ बारिश की कमी से नहीं आए, ये इसलिए आए क्योंकि किसान की फूड सिक्योरिटी को मार्केट वॉलेटिलिटी और कॉलोनियल ग्रीड ने रिप्लेस कर दिया था। जब 1860s में अमेरिकन सिविल वॉर के कारण कॉटन बूम आया तो किसान ने कॉटन उगाया, लेकिन जब प्राइसेस क्रैश हुए तो वो बैंकरप्ट हो गया। दिस वॉलेटिलिटी डिस्ट्रॉयड द रूरल इकोनॉमी। नेक्स्ट लॉजिकल प्रोग्रेशन है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर एग्रीकल्चर पर प्रेशर बढ़ रहा था तो उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि इंडिया का ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल बेस डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। 1813 का चार्टर एक्ट यहाँ एक टर्निंग पॉइंट है। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी और इंडिया के दरवाजे सभी ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए खोल दिए। इमेजिन दिस, अचानक इंडिया में मशीन मेड गुड्स की बाढ़ यानी फ्लड आ गई। लेकिन क्या ये कंपटीशन फेयर था? बिल्कुल नहीं। यहां हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वन वे फ्री ट्रेड या टैरिफ बैरियर असिमेट्री। डायग्राम में देखो, एक तरफ फोर्ट्रेस है और दूसरी तरफ ओपन गेट। जब ब्रिटिश मशीन मेड क्लॉथ इंडिया आता था तो उस पर जीरो या नॉमिनल ड्यूटी यानी टैक्स लगती थी, यानी वो सस्ता बिकता था। लेकिन अगर इंडियन वीवर का बनाया हुआ हाई क्वालिटी कॉटन या सिल्क ब्रिटेन भेजा जाता तो उस पर प्रोहिबिटिव टैरिफ्स अप टू 80% लगाए जाते थे। इसका मकसद साफ था, इंडियन गुड्स को ब्रिटिश मार्केट में घुसने ही मत दो और इंडियन मार्केट को ब्रिटिश गुड्स से भर दो। इस डिस्क्रिमिनेशन ने ढाका मसलिन जैसे वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रीज को रूइन कर दिया। वीवर जो हाथ से यानी चरखा हैंडलूम से बनाता था, वो मशीन की स्पीड और कॉस्ट से compete नहीं कर सकता था, स्पेशली जब लॉ उसके खिलाफ हो। इसका सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? लॉस ऑफ पेट्रनेज। पहले प्रिंसली कोर्ट्स और राजाज आर्टिजन्स को लग्जरी गुड्स के लिए सपोर्ट करते थे। जब ब्रिटिश ने प्रिंसली स्टेट्स को अनेक्स किया तो वो डिमांड खत्म हो गई। अब वो अनएम्प्लॉयड आर्टिसन कहाँ जाएगा? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अपने गांव वापस जाने के। इस प्रोसेस को हम रूरलाइजेशन कहते हैं। डेमोग्राफिक शिफ्ट प्रोसेस को समझो। स्टेज 1 में आर्टिसन शहर में काम कर रहा है, अर्बन वर्कशॉप। स्टेज 2 में डिमांड खत्म होने पर वो माइग्रेट कर रहा है। स्टेज 3 में वो वापस खेती यानी विलेज फॉर्म में लग गया है। इससे एग्रीकल्चर पर बोझ बढ़ गया। जमीन वही थी लेकिन खाने वाले बढ़ गए। इसने लैंड मैन रेशियो को बिगाड़ दिया और खेत में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पैदा की, जहां लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी जीरो है। So, deindustrialization directly led to the overcrowding of agriculture.
अब हम उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पर आते हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का इकोनॉमिक बेस बना, द ड्रेन ऑफ वेल्थ। इस थ्योरी को सबसे पहले दादा भाई नारोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल और आरसी दत्त ने आर्टिकुलेट किया। कोर कॉन्सेप्ट सिंपल है, इंडिया का सरप्लस, बचत या प्रॉफिट ब्रिटेन ट्रांसफर हो रहा है और बदले में इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा, न पैसा न मटेरियल। यहाँ जॉन सलिवन का स्पंज मेटाफर बहुत पावरफुल है। वो कहता है कि कॉलोनियल सिस्टम एक स्पंज की तरह काम करता है, जो गंगा के किनारे से अच्छी चीजें, वेल्थ, सोख लेता है और थेम्स, लंदन में निचोड़ देता है। विजुअल क्लियर है? लेकिन ये ड्रेन एग्जैक्टली होता कैसे था, इसके कंस्टिट्यूएंट्स को समझना जरूरी है। ड्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा था होम चार्जेस। ये वो खर्चे थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लंदन में बैठकर करता था, लेकिन पेमेंट इंडियन रेवेन्यू से होती थी। इसमें शामिल था ईआईसी शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाले डिविडेंड्स यानी प्रॉफिट्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की पेंशन्स और फॉलो पेमेंट्स और पब्लिक डेट पर इंटरेस्ट। थिंक अबाउट इट, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रेलवेज बना रही थी तो उसका कैपिटल लोन पर लिया गया था और उस लोन का हाई इंटरेस्ट इंडियन टैक्स पेयर चुका रहा था। इसके अलावा मिलिट्री और सिविल स्टोर्स की परचेसेस भी यहीं से फंड होती थी। डायग्राम में देखो, अनरिक्वाइटेड एक्सपोर्ट्स। इस टर्म का मतलब है वो एक्सपोर्ट्स जिनके बदले कोई पैसा वापस नहीं आया। नॉर्मली जब कोई देश एक्सपोर्ट करता है तो उसके पास गोल्ड या फॉरेक्स आता है, लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस होम चार्जेस को पे करने में एडजस्ट हो जाता था। लॉजिक ये था, इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट करेगा, जो अर्निंग होगी वो लंदन में ही रहेगी और उसे होम चार्जेस पे करने के लिए यूज किया जाएगा। इंडिया में एक्चुअल वेल्थ कभी एंटर ही नहीं हुई। एक और एस्पेक्ट था मॉरल ड्रेन। इंडियंस को हाई पोस्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रखा गया, जिससे न सिर्फ वेल्थ का लॉस हुआ बल्कि एक्सपीरियंस और मेंटल ग्रोथ का भी लॉस हुआ। ये एक सिस्टमिक एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म था जो इंडिया को अंदर से खोखला कर रहा था। स्लाइड 6 पर हम देखते हैं कि कैसे कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज ने नेचुरल ड्रॉट्स को मैन मेड फैमिन्स में बदल दिया। 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में फैमिन्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ गई, जैसे 1876-78 का ग्रेट फैमिन और 1896-97। पहले फैमिन्स का कारण होता था अनाज की कमी, स्कैर्सिटी, लेकिन ब्रिटिश रूल में शिफ्ट आया। अब ये प्राइस इंड्यूस्ड स्टारवेशन था। डिफरेंस समझो, मार्केट में अनाज अवेलेबल था, लेकिन किसान और मजदूर के पास उसे खरीदने की परचेजिंग पावर नहीं थी। बार ग्राफ देखो, मोर्टेलिटी मिलियंस में है। वाइसरॉय लिटन जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने लेजे फेयर की पॉलिसी फॉलो की। इसका मतलब है नॉन इंटरफियरेंस। उनका मानना था कि मार्केट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, सरकार को प्राइसेस कंट्रोल नहीं करने चाहिए। जब लोग भूख से मर रहे थे, तब भी इंडिया से रिकॉर्ड ग्रेन एक्सपोर्ट्स हो रहे थे। लिटन ने रिलीफ वर्क्स में स्ट्रिक्टनेस रखी, जहां टेम्पल वेज दिया जाता था, जो सर्वाइवल के लिए इनसफिशिएंट था। इवन स्ट्रैची कमीशन 1880 ने फैमिन कोड रेकमेंड किया, लेकिन इरिगेशन, जो ड्रॉट रोकता, की जगह रेलवेज, जो ट्रेड बढ़ाता, को प्रायोरिटी दी। विशियस साइकिल ऑफ फैमिन डायग्राम को ट्रेस करते हैं। स्टेप 1, क्रॉप फेलियर होती है, ड्रॉट। स्टेप 2, प्राइस राइज होता है, मार्केट लॉजिक। लेकिन स्टेप 3 में स्पेक्युलेटर्स और होर्डर्स अनाज दबा लेते हैं। स्टेप 4, एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू रहते हैं क्योंकि लंदन में डिमांड है। स्टेप 5, पीजेंट के पास पैसा नहीं है, डेस्टिट्यूशन, तो वो खरीद नहीं पाता। स्टेप 6, स्टारवेशन डेथ्स। ये साइकिल तोड़ने के लिए सरकार को इंटरवेंशन करना चाहिए था, प्राइस कंट्रोल या एक्सपोर्ट बैन, जो उन्होंने नहीं किया। रेलवेज ने सिचुएशन को और खराब किया। जहां अनाज होता था, वहां से भी रेलवेज उसे उठाकर पोर्ट तक ले जाती थी एक्सपोर्ट के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि फैमिन्स वर लार्जली अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी फेलियर, नॉट जस्ट नेचर। अक्सर हम रेलवेज और टेलीग्राफ को डेवलपमेंट या मॉडर्नाइजेशन के एजेंट्स मानते हैं, लेकिन कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में इनका प्राइमरी मोटिव इंटीग्रेशन फॉर एक्सप्लॉयटेशन था। डलहौजी ने 1853 में रेलवेज शुरू की, पर किसके लिए? 3 मेन मोटिव्स थे। 1, इंटीरियर से रॉ मटेरियल यानी कॉटन या कोल को पोर्ट्स तक लाना। 2, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंडिया के दूर दराज मार्केट्स तक पहुंचाना। 3, मिलिट्री मोबिलाइजेशन, जो 1857 के रिवोल्ट के बाद और क्रूशल हो गया। रेलवे मैप देखो, ये लाइंस रिसोर्सेज यानी कोल फील्ड्स, कॉटन बेल्ट्स को पोर्ट्स जैसे कि बॉम्बे और कैलकाटा से कनेक्ट कर रही हैं, ना कि इंटरनल कनेक्टिविटी बढ़ा रही हैं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्कैम था गारंटी सिस्टम। प्राइवेट ब्रिटिश कंपनीज को इनवाइट किया गया रेलवेज बनाने के लिए और उन्हें फ्री लैंड दी गई। साथ ही उन्हें 5% गारंटीड इंटरेस्ट प्रॉमिस किया गया उनके कैपिटल पर। अगर कंपनी लॉस में भी जाए तो भी 5% प्रॉफिट इंडियन टैक्सेस से दिया जाएगा। शॉकिंग, राइट? इससे प्राइवेट प्रॉफिट पब्लिक रिस्क का मॉडल बना। इंडियंस के पैसे पर ब्रिटिश इन्वेस्टर्स ने रिस्क फ्री पैसा कमाया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मार्केट यूनिफाई तो हुआ, लेकिन इसने आर्टिजन्स को रूइन कर दिया क्योंकि चीप ब्रिटिश गुड्स अब गांव तक पहुंच गए और फैमिन्स को स्प्रेड किया, प्राइस इक्वलाइजेशन। कम्युनिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को इलेक्ट्रिक नर्व ऑफ द एम्पायर कहा गया। 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने में इसका ह्यूज रोल था, क्योंकि ब्रिटिश कमांडर्स तेजी से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते थे। पोस्टल सिस्टम यानी 1854 में सोशल इंटीग्रेशन किया, पर वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए था। स्वेज कैनाल यानी 1869 के ओपन होने से ब्रिटेन और इंडिया की डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर्स कम हो गई। इसने टाइम कंप्रेशन किया, मतलब रॉ मटेरियल अब और तेजी से बाहर जा सकता था और गुड्स और जल्दी आ सकते थे। सो एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाज एसेंशियली एन एक्सेलरेंट फॉर इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन। फाइनली हम एनालाइज करेंगे मॉडर्न इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को 1850 टू 1947। आप सोचेंगे कि रेलवेज आने के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। डेवलपमेंट लॉपसाइडेड था, यानी एक तरफा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत लेट शुरू हुआ, लैटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, और उसमें भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस था। पाई चार्ट देखो, ज्यादातर इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स यानी टेक्सटाइल्स, जूट, टी थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज यानी मशीन्स टू मेक मशीन्स नेग्लिजिबल थी। इसका मतलब अगर आपको कपड़ा बनाने की मिल लगानी है तो मशीन ब्रिटेन से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये डिपेंडेंसी जानबूझकर बनाई गई थी ताकि इंडिया टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट ना हो सके। इंडस्ट्रियल मैप में देखो, दो तरह के कैपिटल डोमिनेंट थे। यूरोपियन कैपिटल कंट्रोल करता था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को, जैसे जूट, बंगाल, टी, असम, इंडिको। इनका फोकस इंडिया के बाहर माल भेजना था। इंडियन कैपिटल, जो थोड़ा लेट आया, फोकस करता था कॉटन टेक्सटाइल्स पर, बॉम्बे या अहमदाबाद में, जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए था। यहाँ एक मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है, मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम। डायग्राम में ऑक्टोपस बना है, ये परफेक्ट मेटाफर है। मैनेजिंग एजेंसीज जैसे एंड्रू यूल ब्रिटिश फर्म्स थी जो फाइनेंस, प्रोडक्शन और मार्केटिंग कंट्रोल करती थी। एक ही एजेंसी के पास टी एस्टेट भी था, जूट मिल भी, कोल माइन भी और शिपिंग लाइन भी। थिंक ऑफ अ मोनोपोली। ये ऑक्टोपस की तरह हर सेक्टर को जकड़े हुए थे। इनके पास मैसिव कैपिटल और कॉलोनियल कनेक्शंस थे, जिसके कारण इंडिपेंडेंट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स स्वदेशी अटेम्प्ट्स को मार्केट में टिकना मुश्किल होता था। इस घुटन यानी सफोकेशन के बीच 1907 में टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का बनना एक बड़ी अचीवमेंट थी। जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में स्टील प्लांट लगाया, जो स्वदेशी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिंबल बना। ये दिखाता है कि इंडियन कैपिटल कैपेबिलिटी रखता था, लेकिन कॉलोनियल पॉलिसीज और मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम के स्ट्रैंगल होल्ड ने इंडिया के इंडस्ट्रियल पोटेंशियल को फुल ब्लूम नहीं होने दिया। रिजल्ट ये हुआ कि 1947 तक इंडिया एक अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल नेशन ही रहा।